नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर ये दोनों पद एक हैं या अलग हैं। ये काफ़ी लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि हम किस पोस्ट पर जाते हैं पीएससी को फाइट करने के बाद में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि किस पोस्ट से आप कहाँ तक जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्टी कलेक्टर की। ये पीएससी से ही ये पद मिलता है, यूपीएससी में डायरेक्ट ये पद नहीं है। यूपीएससी में आप सीधे कलेक्टर के पद पर जाते हैं। एमपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन है ये स्टेट सर्विसेज का पार्ट। जो हमें विज्ञप्ति आती है हमारी, उसमें डिप्टी कलेक्टर लिखा रहता है, एसडीएम नहीं लिखा रहता है। खासतौर पर मैं एमपीपीएससी की विज्ञप्ति की बात करूँ तो डिप्टी कलेक्टर सिर्फ एक पोस्ट का नाम है। इसके अंदर उसका जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो अलग अलग रहता है। हम बात करें इसके वर्क प्रोफाइल की तो डिप्टी कलेक्टर को हो सकता है एसडीएम का काम मिले। ज़रूरी नहीं है कि एसडीएम हर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बने, हो सकता है उसको एसडीएम का काम मिले। एसडीएम क्या होता है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हो सकता है उसको असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसको काम मिले। ठीक है, ये ना सोचे कि वो डेप्यूटी कलेक्टर है और उसको असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाएगा, नहीं। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर भी काम कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करता है। जब भी आपके निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर वह एज ए रिटर्निंग ऑफिसर काम करता है डिप्टी कलेक्टर। चौथा, मिनिस्ट्री में जो स्टेट मिनिस्ट्री होती है उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर भी वह काम करता है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कुछ विभाग हैं जहाँ पर भी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन हम ये ना सोचें कि हर व्यक्ति एसडीएम ही बनेगा। हर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बन सकता होता है, लेकिन हर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम नहीं होता है। मोस्टली प्रोबेबली पोस्टें खाली रहती हैं तो ज़्यादातर को एसडीएम मिल जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब एक्चुअल में एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में इतना डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है? क्योंकि एसडीएम पावरफुल पोस्ट होती है। क्या पावर्स होती है ये आपको मैं अभी अगली जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बताता हूँ। बतौर कंपैरिजन टू अदर ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर मिनिस्ट्री, इसके कंपैरिजन में एसडीएम्स को पावर ज़्यादा होती हैं। वह डिसीज़न मेकर होता है, वह डिसीज़न ले सकता है। जिस प्रकार से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम डिसीज़न ले सकता है, जो हम कलेक्टर बोलते हैं, उसी प्रकार से जो जिलाखंड होते हैं वहाँ पर एक एसडीएम पावर के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। हम थोड़ा सा एसडीएम को और जानते हैं। इसे उप जिला न्यायाधीश भी बोलते हैं। यह उप जिला खंड पूरे ज़िले का नहीं होता, लेकिन ज़िले के अंदर भी 2 से 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर में आपको 3 पार्टों में बांटा गया है। मुरार है, ग्वालियर क्षेत्र है, लश्कर क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों के एसडीएम अलग अलग हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट किसको करते हैं? डीएम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र में सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, जब भी एसडीएम बनते हैं तो इनको सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत इनको कुछ पावर मिलती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियल की शक्ति इनको प्राप्त होती है। कार्यपालिका यानी कि ये डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना चल रहा है तो इनके क्षेत्र में कुछ दुकानों को खोला जाए या ना खोला जाए, ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। न्यायपालिका अगर कोई केस आता है, ठीक है, उसकी सुनवाई भी कर सकते हैं और उस पर जो डिसीज़न दिया है वो भी मान्य होता है। जो एक कोर्ट की तरह जो डिसीज़न मान्य किया जाता है, उसी प्रकार एक एसडीएम के द्वारा भी दिया गया डिसीज़न मान्य किया जाता है। और बात करें, सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस के साथ इसका तालमेल बना रहता है। थाना इंचार्ज है, सीएसपी हैं, उनके साथ ये लगा रहता है। जो भी समस्याएं हैं पुलिस प्रशासन से रिलेटेड, उनको ये दूर करता रहता है। कोई भी अगर कुछ क्राइम हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि थाना इंचार्ज या सीएसपी ही उसका जवाबदेही होता है, एक एसडीएम भी उसका जवाबदेही होता है।
एसडीएम का पद जिम्मेदारी वाला होता है, नो डाउट। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा वहाँ जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। सेम पुलिस की तरह इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑफिसर्स हर समय ड्यूटी पर रहता है। रात के 12 बजे भी उसे ऑन स्पॉट अगर कुछ क्राइम हुआ है तो वहाँ पर जाना पड़ सकता है। कंपैरिजन टू जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पर एक 9 से 5 या 9:30 से 6 की एक डेस्क जॉब मिल सकती है, लेकिन एसडीएम की 24/7 की जॉब होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमोशन की। प्रमोशन एक्चुअल में एसडीएम का नहीं, डिप्टी कलेक्टर का होता है। मैं शुरू से आपको प्रमोशन बताता हूँ। डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, इसे हम एसडीएम भी बोलते हैं। एसडीएम लोग इसीलिए ज़्यादातर बोलते हैं क्योंकि एसडीएम पावरफुल है और लोगों को अपनी गाड़ी पर एसडीएम लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रमोशन थोड़े से इसमें स्लो होते हैं स्टेट की तरफ से। पहला जो प्रमोशन होता है उसमें एडिशनल कलेक्टर बनते हैं, एडीएम बोलते हैं, और इसमें 10 से 15 साल लग जाता है। थोड़ा कम भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर की पोस्टें में प्रमोट होता है व्यक्ति, पोस्टें कम हो जाती हैं। टोटल 2/3 यानी कि 2/3 जो पोस्ट होती हैं वो कलेक्टर की यूपीएससी के थ्रू भरी जाती हैं, और जो 1/3 पोस्ट होती हैं वो सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एमपी में 60 कलेक्टर हैं तो 40 यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट होंगे और 20 प्रमोशन के थ्रू एमपीपीएससी के थ्रू जाएंगे। अगला प्रमोशन वही एडिशनल कलेक्टर से कलेक्टर के लिए जाता है, उसमें भी काफ़ी समय लग ही जाता है। हर कोई डिप्टी कलेक्टर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 20-25 साल में हो गई है, 25 साल के आसपास में, तो एक बार को चांसेस बनता है। 30, 35, 38 में है तो हो सकता है सिर्फ आप एक ही प्रमोशन ले पाएँ एडिशनल कलेक्टर का, ठीक है। सेम पीएससी में आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट भी मिल सकती है, और रैंकिंग के आधार पर आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट भी मिल सकती है, ठीक है। सेम नंबर्स का डिफरेंस है, 20, 50, 100 जो भी डिफरेंस आता है उसमें इन दोनों पोस्टों को आप में से कोई भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप नायब तहसीलदार पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो पहला प्रमोशन है आपका वो तहसीलदार के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर उतना टाइम नहीं लगता है, मिनिमम 5 साल है, लेकिन 6-7 साल में लगभग हो जाता है। उसके बाद में तहसीलदार से ब्लॉक बीडीओ बन सकते हैं। कई बार इसकी पोस्ट होती है, नहीं होती है, किसी जगह पर है, और कहीं तहसीलदार को डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर भी बना देते हैं। उसमें भी वही 6-7 साल फिर से लग जाता है, यानी कि टोटल 10 से 12 साल आप पीछे हो जाते हैं अगर आप पीएससी के थ्रू आपको नायब तहसीलदार मिल जाए बजाय डिप्टी कलेक्टर के। तो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही करना, वरना ये 12-13 साल का डिफरेंस आपको भुगतना पड़ेगा। अब एक नीचे पटवारी की पोस्ट लिखी है, ये भी इसी विभाग का हिस्सा है। तो कुछ लोगों के मन में रहता है कि पटवारी जा सकता है। तो देखिए, पटवारी अभी फ़िलहाल कुछ सुनने में आया था कि उनकी डीपीसी की जा रही है एसडीएम में, जो 1990s के पटवारी थे। तो वो मुझे पता नहीं है कि वो सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं एसडीएम में, लेकिन उनकी डीपीसी तक हुई है। सिलेक्शन का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, पटवारी रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक और नायब तहसीलदार तक, यहाँ तक मोस्टली चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर पटवारी लोग प्रमोशन लेना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने क्षेत्र में उनको पावर रहती है, अपनी ज़मीन नापा करते हैं और वहीं पर खुश रहते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हर जगह अलग अलग वर्ड है, ठीक है। एमपी में इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, और राजस्थान में इसको शायद गिरधावर बोलते हैं, और यूपी में शायद ऐसे ही कुछ और बोलते हैं। तो अलग अलग इसके नाम हैं। एमपी में जो पटवारी है वो 2400 ग्रेड पे है लगभग जहाँ तक मुझे लगता है, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की 2800 ग्रेड पे है। नायब तहसीलदार की आपकी 3200 या 3400 ग्रेड पे है, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तहसीलदार की 4200 ग्रेड पे, इसमें थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि इसकी ग्रेड पे को 5400 किया जाए, ठीक है। इसके बाद में शायद 4800 ग्रेड पे आती है, और एसडीएम से 5400 ग्रेड पे आती है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे इनकी ग्रेड पे बढ़ती जाती है। तो ये कुछ जानकारी थी छोटी सी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। ऐसे ही कुछ और भी जो आपके लिए जानकारी होंगी वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल के नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।